हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विभा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें कि हमने ओरल कैविटी के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ स्टमक एंड एनाटॉमी ऑफ द ईसोफेगस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ ईसोफेगस के बारे में। जो ईसोफेगस होती है वो हमारी कंटिन्यू ट्यूब होती है जो कि रन करती है हमारे फेरिंग्स पार्ट से एंड इट एंड्स एट द स्टमक। मतलब कि जहाँ से हमारा स्टमक शुरुआत होती, जहाँ से हमारे स्टमक का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पे हमारा ईसोफेगस जो होगा वो एंड हो जाएगा। तो अप्रॉक्स अगर हम लेंथ की बात करें तो ईसोफेगस की लेंथ हमारी होती है 25 सेंटीमीटर। देन अगर हम इसके स्फिंक्टर्स देखें कि इसमें कितने स्फिंक्टर्स होते हैं, तो इसके जो अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर अगर हम बोले, जो अपर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस पे प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्रिकोफेरिंजियल स्फिंक्टर। क्रिकोफेरिंजियल स्फिंक्टर, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये फेरिंग्स के साथ कंटिन्यू है। मतलब जहाँ पे फेरिंग्स हमारी एंड हो रही है वहाँ पे ये स्फिंक्टर प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं क्रिकोफेरिंजियल स्फिंक्टर। अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो ये हमारी ओरल कैविटी एंड ये फेरिंग्स कंटिन्यू हो रही है। देन जैसे ही हमारा ये फेरिंग्स वाला पार्ट एंड होता है एंड हमारा ईसोफेगस वाला पार्ट स्टार्ट होता है, यहाँ पे एक मस्कुलर स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं क्रिकोफेरिंजियल स्फिंक्टर। बेसिकली स्फिंक्टर का वर्क क्या होता है, मतलब फंक्शन क्या होता है। जो स्फिंक्टर होता है वो हमारे फूड कंटेंट को बैकफ्लो होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। देन अब अगर यही ईसोफेगस नीचे रन करे एंड लोअर पार्ट पे हम देखें तो यहाँ से हमारा स्टमक स्टार्ट हो जाता है। तो जो लोअर एंड पे हमारा स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। या फिर इसका दूसरा नाम, हम एक और नाम से इसको बोल सकते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो अगर इसकी लोकेशन देखें हम, कार्डियक स्फिंक्टर की लोकेशन क्या है? लोकेशन ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर कहाँ पर है? लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस। ये ईसोफेगस के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है हमारा कार्डियक स्फिंक्टर। देन अगर हम जो हमारी ईसोफेगस है, सिंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, तो अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करें और उसके बारे में स्टडी करें तो अगेन इसकी हमारे पास 4 लेयर्स होती हैं। तो चलिए उसके बारे में हम देखते हैं, सारी लेयर्स के बारे में वन बाय वन, जिसको हम बोलेंगे लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। क्योंकि जो सब ईसोफेगस है वो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है। तो अगर हम ईसोफेगस का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करें तो हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहले हम डायग्राम से समझते हैं। अगर ये ईसोफेगस को हमने ट्रांसवर्स कट किया तो जो सबसे इनर लेयर होती है इसको हम बोलते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा, हम इनर टू आउटर जा रहे हैं। देन जो हमारी सेकेंड लेयर होती है, क्योंकि म्यूकोसा के जस्ट नीचे है तो इसको हम बोलेंगे सब म्यूकोसा। इट इज़ बिलो द म्यूकोसा। देन थर्ड लेयर, ये थोड़ी सी थिक होती है एंड इट इज़ मस्कुलर इन नेचर।
तो इसका नाम होता है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस लेयर जो कि पेरिस्टाल्सिस रेगुलेट करवाती है। देन लास्ट लेयर जो होती है आउटर वन, सबसे आउटर पार्ट, इसको हम बोलते हैं सिरोसा। दिस इज़ द एक्सटर्नल लेयर। तो अगर हम इनर टू आउटर देखें, इनर टू आउटर, तो सबसे पहली लेयर हमारी कौन सी है? म्यूकोसा। देन सेकेंड लेयर सब म्यूकोसा, थर्ड लेयर मस्कुलरिस एंड द फोर्थ वन इज सिरोसा। अब हम इसके बारे में वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट लेयर हम देखते हैं म्यूकोसा। जो हमारी म्यूकोसा लेयर है, दिस इज़ द इंटरनल लेयर। ये हमारी सबसे इनर पार्ट होता है स्टमक का। एंड इसका फंक्शन क्या होगा? इट हेल्प्स इन द सिक्रीशन। ये सिक्रीशन में हेल्प करती है। जितने भी हमारे गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह सिक्रीट होते हैं वो म्यूकोसा से सिक्रीट होती है। एंड इसमें कुछ मस्कुलर फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम रूगे बोलते हैं। रूगे, अब ये रूगे का फंक्शन क्या होता है? रूगे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्टमक। ये स्टमक के सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। देन कमिंग ऑन टू द सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर है हमारी सब म्यूकोसा। ये हमारी म्यूकोसा से जस्ट नीचे लोकेटेड होती है। देन सब म्यूकोसा का क्या काम होता है? इट ऑल्सो हेल्प्स इन दी सिक्रीशन। ये भी सिक्रीशन में हमारा हेल्प करती है। देन इसमें हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड नर्व फाइबर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं मीजनर्स प्लेक्सिस। और ये जो मीजनर्स प्लेक्सेस होते हैं यही सिक्रीशन को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। देन थर्ड लेयर हम देखते हैं। हमारी थर्ड लेयर कौन सी थी? मस्कुलरिस। मस्कुलरिस। अब ये जो मस्कुलरिस लेयर है इसका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन करवाना, मतलब एलिमेंट्री कैनाल का कॉन्ट्रैक्शन करवाना, जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, दैट इज मूवमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल या एलिमेंट्री ट्रैक्ट है हमारा, उसमें जो पेरिस्टाल्सिस हो रही है इसके लिए भी हमारे पास स्पेशलाइज्ड नर्व फाइबर्स होते हैं। इसको हम बोलते हैं मायेंट्रिक प्लेक्सिस। यही जो हमारे नर्व फाइबर्स होते हैं मायेंट्रिक प्लेक्सिस, इट रेगुलेट्स दी पेरिस्टाल्सिस, जिसकी वजह से हमारी जो ईसोफेगस होती है उसमें हमारा जो हमने पढ़ा था प्रोपल्शन स्टेप, दैट इज़ मूवमेंट ऑफ द बोलस फॉरवर्ड, मतलब जो हमारा बोलस है, फूड का बोलस है, वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है। वो कैसे मूव कर रहा है? ड्यू टू दी पेरिस्टाल्सिस। उसमें एक रिदमिक मूवमेंट हो रहा है जो कि हमारी जिसको हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। और जो पेरिस्टाल्सिस होती है किसके थ्रू रेगुलेट करवाई जा रही है? दैट इज़ फ्रॉम मायेंट्रिक प्लेक्सिस। एंड द लास्ट वन जो हमारी सबसे एक्सटर्नल लेयर है उसको हम बोलते हैं सिरोसा, फोर्थ वन सिरोसा। ये हमारी एक्सटर्नल लेयर है। इसका फंक्शन देखें, अगर हम इसका फंक्शन क्या होता है तो इसका बस फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करवाना। प्रोटेक्शन, ये हमारा प्रोटेक्शन जो भी हमारा एलिमेंट्री ट्रैक्ट है इसको प्रोटेक्शन करवाता है। कैसे? इट फॉर्म्स दी ओमेंटम। ये हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू से स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम ओमेंटम बोलते हैं। ये जो ओमेंटम होती है ये हमारे सारे विसरल ऑर्गन्स, जितने भी हमारे एब्डोमिनल विसरल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन करवाती है। ये हमारे सारे लेयर्स की बात हो गई। जितने हमारे एलिमेंट्री कैनाल के ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम कट करेंगे तो उसमें हमारी 4 लेयर्स हमने पढ़ी। कौन कौन सी? म्यूकोसा पढ़ी सबसे इनर मोस्ट, देन सब म्यूकोसा, देन आफ्टर दैट मस्कुलरिस लेयर, देन आफ्टर दैट सिरोसा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ईसोफेगस। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे बताना है। जो हमारा कार्डियक स्फिंक्टर होता है,
जो हमारा कार्डियक स्फिंक्टर होता है, अगर हमारा कार्डियक स्फिंक्टर में प्रॉब्लम, कोई एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता, मतलब फेल हो जाएगा अगर ये अपना फंक्शन करने में, तो हमारा जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है उसका रिफ्लक्स होने लगता है। दैट इज़ रिफ्लक्स ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द ईसोफेगस। ईसोफेगस में बैकवर्ड फ्लो होने लगेगा, ईसोफेगस में गैस्ट्रिक कंटेंट का बैकवर्ड फ्लो होने लगेगा। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, HCl प्रेजेंट होगा, और ये जो HCl होगा वो कंटिन्यूसली ईसोफेगस को जाके इरिटेट करेगा एंड इट विल कॉज इन्फ्लामेशन इन दी ईसोफेगस। ये वहाँ पे इन्फ्लामेटरी चेंजेस कर देगा और इस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं बैरेट्स ईसोफेगस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बैरेट्स ईसोफेगस। ये जो बैरेट ईसोफेगस होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्री कैंसरस स्टेज ऑफ ईसोफेगस। ये प्री कैंसरस स्टेज है हमारे ईसोफेगस की, due to failure of the cardiac sphincter. So that was all about the esophagus. So next we will study about the stomach. चलिए स्टार्ट करते हैं स्टमक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टमक। अगर हम इसकी लेंथ देखें तो अगेन हमारे स्टमक की लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। सिंस यू ऑल नो इट इज़ अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, ये एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है एंड दिस इज़ द वाइडेस्ट पार्ट। ये सबसे वाइडर पार्ट है हमारे पूरे GIT ट्रैक्ट का। दिस इज़ द मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द GIT। एंड इसका स्ट्रक्चर देखें या शेप बोलें अगर हम कि इसका शेप कैसा होता है, सो इट्स शेप इज़ लाइक J शेप्ड। ठीक है, इसका जो शेप होता है वो हमारा J शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर कैपेसिटी देखें कि हमारी स्टमक की कैपेसिटी कितनी होती है, कैपेसिटी हमारे स्टमक की अप्रॉक्स होती है 1.5 to 2 लीटर्स। ये हमारी कैपेसिटी है स्टमक की। अगर मैक्सिमम एग्ज़ाम में आता है मैक्सिमम कितनी होती है, तो अप्रॉक्स 4 लीटर इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द स्टमक। ये तो हमने बता दिया कि अडल्ट का होता है, बट न्यूबॉर्न की स्टमक कैपेसिटी कितनी होती है, सो इट इज़ अबाउट 30 ml। न्यूबॉर्न की स्टमक कैपेसिटी हमारी अप्रॉक्स 30 ml होती है। एंड अगर हम इसकी पीएच देखें, इसका पीएच कितना होता है, सो अगेन इट इज़ अप्रॉक्स 1 to 1.5 pH of the stomach। 1 to 1.5 इट इज़ द pH ऑफ द स्टमक। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक। ये स्ट्रक्चर हमारा दिखता कैसे है स्टमक का। अगर हम स्ट्रक्चर स्टमक का ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्टमक का। जैसा कि हमने अभी ईसोफेगस में डिस्कस किया था कि जो हमारा लोअर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस होता है वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है। इस स्फिंक्टर को हमने बोला था कार्डियक स्फिंक्टर। दिस इज़ द कार्डियक स्फिंक्टर जो कि हमारा प्रेजेंट है लोअर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस में। देन कार्डियक है, दैट मीन्स जो ये अपर पार्ट होगा हमारा स्टमक का, ये कौन सा पार्ट हो गया हमारा, कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक। दिस इज कार्डियक पार्ट। देन this is the fundus, then
दिस इज द बॉडी ऑफ द स्टमक, बॉडी, एंड द लोअर पार्ट जहाँ पे हमारा स्टमक टर्मिनेट करता है इसको बोलते हैं पाइलोरस। एंड अगेन यहाँ पे हमारा एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो कि पाइलोरस में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका नाम होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ओके, दिस इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर जो कि हमारा स्टमक यहाँ से डिओडेनम का फॉर्मेशन करता है, जो हमारा डिओडेनम और पाइलोरस को आपस में कनेक्ट करता है, उस स्फिंक्टर को हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक। अब हम इसके मसल फाइबर्स के बारे में स्टडी करते हैं कि इसमें मसल फाइबर्स जो होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है। तो अगेन हम एक स्टमक का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जिसमें हम मसल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे बाहर मतलब आउटर टू इनर हम मूव कर रहे हैं, तो सबसे एक्सटर्नल लेयर अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूडनल पैटर्न दिखेगा, लॉन्गिट्यूडनल पैटर्न, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स। मतलब जो हमारे ये मसल फाइबर्स हैं इनका अरेंजमेंट लॉन्गिट्यूडनल फैशन में होता है, इसीलिए ये हमारे लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स हैं। देन जैसे आप इसके इनर मूव करें अगर हम, तो देन इसका जो अरेंजमेंट होता है मसल फाइबर्स का उसको बोलते हैं सर्कुलर मसल फाइबर्स। ये सर्कुलर मसल फाइबर्स हो गए। देन इसके बाद अंदर हम मूव करेंगे तो ऐसे डायगोनल शेप में हमें मस्कुलर फाइबर्स का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं ऑब्लिक मसल फाइबर्स। एक मसल फाइबर्स, तो ये हमारे मस्कुलर फाइबर्स का अरेंजमेंट होता है स्टमक के अंदर। देन अभी कुछ स्ट्रक्चर्स और हमारे प्रेजेंट होते हैं स्टमक में, जिसको मैं अभी थोड़ा सा आपको रिव्यू करवा देती हूँ। हमने पढ़ा था कि सबसे इंटरनल स्ट्रक्चर में ऐसे मस्कुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकोसा के थ्रू बनते हैं, इसको हम बोलते हैं रूगे। ये जो रूगे होता है ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ द स्टमक को बढ़ाता है। दिस इज द रूगे पार्ट। ओके, देन जो हमारा आउटर सरफेस में अगर हम देखें तो एक कर्वेचर जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। एंड अगर इंटरनल पार्ट में देखें हम, इट इज़ कॉनकेव शेप, लगभग ये कॉनकेव शेप का दिख रहा है, तो इसको हम पहले तो बोलते हैं लेसर कर्वेचर। और अगर इसका हम शेप देखें तो इट इज़ कॉनकेव इन शेप। एंड ग्रेटर कर्वेचर हमारा कैसा हो जाएगा फिर, कॉन्वेक्स शेप। दिस इज कॉन्वेक्स शेप एंड दिस इज कॉनकेव शेप। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एनाटमी ऑफ द स्टमक। अब जो हमने पार्ट्स पढ़े हैं, फंडस, बॉडी, पाइलोरस, कार्डियक, इसमें हमारे कुछ स्पेसिफिक सेल्स भी होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सो डिस्कस करते हैं सेल्स ऑफ द स्टमक्स के बारे में। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था दैट इज़ कार्डियक पार्ट। ठीक है, कार्डियक पार्ट। अब जो कार्डियक पार्ट होता है उसमें हमारे जो सेल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं म्यूकस नेक सेल्स। म्यूकस नेक सेल्स। तो ये जो म्यूकस नेक सेल्स होते हैं, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या सिक्रीट करेंगे, म्यूसिन सिक्रीट करेंगे, जो कि हमारा जो स्टमक का इंटरनल पार्ट होता है उसको अल्कलाइन नेचर प्रोवाइड करता है, ताकि जो स्टमक की लेयर्स हैं वो HCl के एक्शन से डैमेज ना हो। दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ दिस म्यूसिन। देन सेकेंड पार्ट हमने पढ़ा था फंडस एंड बॉडी। फंडस एंड बॉडी
तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे फंडस एंड बॉडी में। अगेन इसमें हमारे म्यूकस नेक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो म्यूकस नेक सेल्स हमारे क्या सिक्रीट करेंगे, म्यूसिन सिक्रीट करते हैं, म्यूसिन सिक्रीट करते हैं। देन सेकंड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पेराइटल सेल्स, पेराइटल सेल्स। अब ये जो पेराइटल सेल्स होते हैं ये दो चीज़ें सिक्रीट करेंगे। फर्स्ट थिंग इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी वजह से हमारी स्टमक का एसिडिक नेचर होता है। सेकंड इज इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है इसका फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 दूसरा नाम होता है विटामिन B12 का साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। सो जो इंट्रिंसिक फैक्टर है इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12। अब अगर कोई पेशेंट है तो उसको अगर गैस्ट्राइटिस, सपोज ही इज़ सफरिंग फ्रॉम द गैस्ट्राइटिस, तो उसकी जो इंटरनल लेयर होगी वो इन्फ्लेम्ड होगी। सो इंट्रिंसिक फैक्टर इनफ अमाउंट में सिक्रीट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। तो उसको जो अनीमिया डेवलप होगी इट विल बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B12 एंड इट इज़ नोन एज पर्नीशियस अनीमिया। इसको हम बोलते हैं पर्नीशियस अनीमिया। देन इसके लिए एक स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं शिलिंग टेस्ट। ओके, सो दैट वाज अबाउट द पेराइटल सेल्स एंड इसके जो दो चीज़ें सिक्रीट होती है HCl एज वेल एज इंट्रिंसिक फैक्टर। देन द थर्ड सेल इसमें जो हमारा प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं चीफ सेल। चीफ सेल्स, चीफ सेल क्या सिक्रीट करेंगे, इट सिक्रीट्स पेप्सिनोजन। ये हमारा पेप्सिनोजन सिक्रीट करता है। तो जो पेप्सिनोजन का फंक्शन, पेप्सिन दैट मीन्स ये किसका डाइजेशन करवाने में हेल्प करेगा, प्रोटीन का। देन सेकेंड थिंग क्या सिक्रीट करता है, ये रेनिन सिक्रीट करता है। सो जो रेनिन होता है ये हमारा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिल्क कर्डलिंग एंजाइम। मिल्क कर्डलिंग एंजाइम क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये हमारे मिल्क के डाइजेशन में हमें हेल्प करता है, दैट इज़ रेनिन। ओके, सो दिस वाज अबाउट द सेल्स ऑफ द स्टमक। देन लास्ट पार्ट देखें तो हमारा पाइलोरस, थर्ड पार्ट इज पाइलोरस, पाइलोरस पार्ट। सो पाइलोरस पार्ट में भी हमारा म्यूकस नेक सेल होते हैं जो कि म्यूसिन सिक्रीट करेंगे। एंड सेकेंड थिंग या फिर सेकेंड सेल जो हमारा है दैट इज जी सेल। तो ये जो जी सेल होते हैं ये एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिन। इट इज़ कॉल्ड एज गैस्ट्रिन। तो ये जो गैस्ट्रिन होता है इट स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ये हमारे गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। सो ये हो गए हमारे सारे सेल्स के बारे में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनाटमी ऑफ द स्टमक। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द अदर पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम जो रह गया है। सो अगर आपको ये वीडियो इस वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प मिला है सो प्लीज़ इसे मैक्सिमम शेयर करें एंड प्लीज़ लाइक इट एंड ड्रॉप योर कमेंट।